हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है? डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसका एक एप्लीकेशन बचा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? माइनस पढ़े थे, कोफैक्टर पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग किए थे और हर तरह का सवाल हम लोग किए थे। उस तरह का सवाल आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, केसी सिन्हा में मिलेगा, आरडी शर्मा में भी मिलेगा। एक पार्ट बचा हुआ है, आज मैं उसको भी खत्म कर देना चाह रहा हूं। उस पार्ट का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वह डिटर्मिनेंट से रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो आइए जरा देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल determinant has many application. Determinant has many application in mathematics. The most common one is to find the area of triangle in Cartesian coordinate system. If x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of triangle, then area of triangle delta is given by half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और ये क्या है? आपका ट्रायंगल है, देख सकते हैं x1 y1, ये आपका x2 y2, ये क्या x3 y3। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसमें एक पॉइंट आप नोट करके लिखिए। इफ all points are collinear, then area of triangle delta equal to 0, that is half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो ये था हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल। छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना बहुत आसान है। आप देखिए x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रो में x1 y1 1 लेंगे, सेकेंड में x2 y2 1 लेंगे, थर्ड में
x3 y3 1 लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे ये क्लियर हो गया। आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल भी कर लें। चलिए सवाल जो दिया गया है उसको हम लोग पहले राइट डाउन कर ले बोर्ड पे। और ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 24 है। दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 8t1 square to 8t1, 8t2 square to 8t2, 8t3 square to a3। ये आपका सवाल दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, इसके फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए x1 आपका क्या है, तो ये हाँ ठीक है, ये आपका ठीक है। यहाँ से AT1 है, ये क्या है आपका ये T2, AT1 स्क्वायर 2AT1 1, AT2 स्क्वायर 2AT2, AT3 स्क्वायर 2A3। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने से पहले आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन, ये C1 है, C1 में A कॉमन आ रहा है, C2 में 2A कॉमन आ रहा है। लिखेंगे कहाँ से, from C1 and C2 respectively we get। तो यहां से हम लोग जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, जरा आप इसको देखिए। जब आप कॉमन लेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा हाफ A 2A, ये आपको मिल रहा है कितना, T1 स्क्वायर T1 1, T2 स्क्वायर T2 1, T3 स्क्वायर T3 1, ये आपका आया। अब जरा देखिए यहां से, ये हमारा C1 है, ये हमारा C3 है। क्या है ये C1, ये क्या है C3। इसको इंटरचेंज करेंगे, दो रो या दो कॉलम को जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज करता है तो इसके साइन को हम लोग चेंज कर देंगे और यहां पे हम लोग लिख भी देंगे ऑपरेट C1 to C3 वी गेट। जरा देखिए यहां से, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा A स्क्वायर, ये मिलेगा 1 T1 स्क्वायर 1, T2 स्क्वायर 1, T3 स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे, कितना होगा, और यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्या, जब इंटरचेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी होगा, तो माइनस A स्क्वायर। इसको जब आप ब्रेक करेंगे T1 माइनस T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे असाइनमेंट का
जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें था एक सवाल फैक्टराइज्ड 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। तो इसको जब फैक्टराइज आप करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी और क्या मिलेगा, c माइनस ए मिलेगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको फैक्टराइज किए कि 1t1 स्क्वायर 1t2 स्क्वायर 1t3 स्क्वायर है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा बिल्कुल इसी के जैसा मिलेगा। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उस पे हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉइंट्स टू 4 3 minus 6 and lambda minus 1 are कोलिनियर। ये आपका कोलिनियर है। कोलिनियरिटी के कंसेप्ट से क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए लैम्डा के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए since all points are collinear, सारा पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, therefore area of triangle equal to 0। this implies half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। जरा देखिए हाफ को हम लोग राइट साइड लेकर के चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x1 के प्लेस पे 2 है, y1 के जगह पे 4 है, x2 3 y2 माइनस 6 और ये आपका x3 लैम्डा -1। अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे, चलिए मैं इधर मिटा दे रहा हूं। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग, R1 के अलोंग आप एक्सपेंड कीजिए। देखिए क्या मिलता है, यहां से ये आपका 2, देखिए यहां से क्या मिलेगा, आप ये रो का एलिमेंट, ये कॉलम का एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग, ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या मिलेगा, -6, ये आपका -6 और ये आपका +1 मिलेगा। फिर आपका -4, जरा देखिए यहां से इसके अलोंग इसको खत्म करेंगे, इसके अलोंग इसको खत्म करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा मिलेगा, 3 माइनस लैम्डा। अब जरा देखिए यहां से 1 के अलोंग इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो ये आएगा -3 +1 -3 +6 लैम्डा इक्वल टू 0। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे। ये आपका जो दिया गया है 2 4 3 -6 लैम्डा -1, तो ये आपका 2 4 3 -6 लैम्डा -1, यही सॉरी लैम्डा -1 नहीं है, ये आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन में 1 दिया गया है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ, आप इसको 1 कर दीजिए। क्या 1 कर दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लैम्डा 1 दिया गया है,
तो हम लोग लैम्डा 1 को लेकर के ही चलेंगे। तो जब लैम्डा 1 को लेकर के हम लोग चलेंगे तो ज़रा देखिएगा यहाँ से ये -6 और माइनस ये आपका मिलेगा कितना 1 मिलेगा। और इसको हम लोग चेक कर लें, ये हमारा -4 ये, तो ये -3 और क्या हो जाएगा ये आपका 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग इसके अलोंग इसको जब देखें तो 3 अब माइनस प्लस 3 माइनस प्लस लैम्डा। जरा देखिए यहाँ से 2 इंटू -7 और ये मिलेगा आपका 12 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 6 लैम्डा इक्वल टू 0। -14 -12 प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 लैम्डा -23 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है 23/10। ये जो सवाल था इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा 0.243 -6 एंड लैम्डा 1 दिया गया था। क्या आप इसको सुधार लीजिएगा क्वेश्चन को, लैम्डा 1 और लैम्डा 1 को लेकर के ही क्या करेंगे हम लोग सवाल को बनाएंगे। इससे पहले बाय मिस्टेक लैम्डा -1 लिखा गया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था लैम्डा 1, उसको आप सुधार लेंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सो दैट पॉइंट्स A B प्लस C B C प्लस A एंड C A प्लस B आर कोलिनियर। ये आपका सवाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं यहां से हम लोग सॉल्व। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंस all points are collinear, all points are collinear, then we have to prove that area of triangle डेल्टा इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग डेल्टा लेकर के चलेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या दिया गया है, x1 के जगह पे जरा देखिए यहां से a है, b प्लस c 1 मिलेगा, ये b c प्लस a 1 मिलेगा, c a प्लस b 1 मिलेगा। मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 के प्लेस पे सारे पॉइंट्स को हम लोग रख देंगे। अब जरा देखिए यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन थोड़ा सा कठिन होगा। हम लोग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। किस प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे, जरा देखिए यहां से ये हमारा क्या है C1 है, C1 को क्या C1 प्लस C2 लिखें, कोई दिक्कत। तो यहां से आपको मिलेगा हाफ A प्लस B प्लस C। तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी ये मिलेगा, b प्लस सी प्लस ए ये मिलेगा, c प्लस ए प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी 1 1 1। यहां से कुछ कॉमन आएगा, टेकिंग कॉमन। कितना कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कहां से लेंगे, फ्रॉम C1 से लेंगे। जब C1 से आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा हाफ
ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। जरा देखिए यहाँ से इसका जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये दो कॉलम का जो एलिमेंट है वह आइडेंटिकल हो गया। जब दो कॉलम का एलिमेंट या दो रो का यदि आइडेंटिकल हुआ या प्रोपोर्शनल हुआ तो क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इसीलिए यहां से C1 C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 0। इसका जो वैल्यू मिलेगा यह 0 मिलेगा। यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, सो दैट पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। ये पॉइंट जो मिलेगा यह क्या मिलेगा? कोलिनियर मिलेगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है उसको किए। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का एक पार्ट है। एरिया से रिलेटेड सवाल मैं कुछ करवाया हूँ। आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट यहीं तक दिया गया है। आगे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल आया कहाँ से, कैसे आया, उसका क्या कंसेप्ट है, उसके कंसेप्ट से हम लोग कि कैसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो आइए ज़रा देखें हम लोग। तो एक तरीके से कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या? नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम लोग बात करें नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, और इसी में क्रैमर्स रूल आता है। नेचर ऑफ सिस्टम, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। वैसे देखें हम लोग नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हम लोग प्रीवियस क्लास मतलब क्लास 10 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा बात हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं कि यदि दो इक्वेशन है, दो अननोन है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसमें आप यह देखिएगा, ठीक है, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होंगे। तो आइए इसी को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को डिस्कस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल है क्या? वी हैव ऑलरेडी read that if a1x b1y c1 equal to 0 and a2x b2y c2 equal to 0, तो यदि दो अननोन दो इक्वेशन रहेगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द एबव then by cross multiplication, then by cross multiplication rule we
सॉल्व इट एच। कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x बाय, तो ये क्या हो जाएगा b1 c1 b2 c2, तो इसको क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ये जो हमारा मिलेगा। अब जरा देखिएगा यहाँ से, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ढक देंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे डायगोनल को उठाएंगे, अब इसको इसके साथ करेंगे, क्या होगा a2 c1 a1 c2 और 1 बाय, अब इसको हम लोग ढकेंगे, तो यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। अब जरा देखोगे यहाँ से कि ये जो हमारा रिजल्ट आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया, और यहाँ पे हम लोग x और y दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम लोग x को निकालेंगे, तो x बाय समथिंग है, 1 बाय समथिंग है, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा, या इसको लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम लोग बात जो कर रहे हैं क्रैमर्स रूल पे आने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग क्रैमर्स रूल पे आएंगे। तो आइए जरा देखें, द एबव रिजल्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एच। इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, आइए जरा देखें कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। x बाय, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, b1 c1 b2 c2 और ये माइनस y बाय, ये जो आपको मिलेगा a1 c1 a2 c2 1 बाय, ये मिलेगा a1 b1 a2 b2। जरा देखिए तो यहाँ से क्या दोनों रिजल्ट सेम है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। कैसे दोनों सेम है, जरा देखें यहाँ से हम लोग सॉल्व करके, b1 c2 माइनस b2 c1 आ रहा है क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 आ रहा है। अब जरा देखिए यहाँ से a1 c2 ये माइनस में, a1 c2 माइनस में, a2 c1 माइनस माइनस क्या प्लस में, तो ये और ये सेम ही चीज है, एक ही चीज है। और इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ से जरा देखिए तो a1 b2 आ रहा है क्या, a1 b2 फिर आपका a2 b1 माइनस में। कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का है, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग एक रिजल्ट लाए जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, और ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आता है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनता कैसे है, जब दो अननोन, दो इक्वेशन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोगों का आता है, ठीक है, इसको हम लोग जब रिजल्ट को चेंज करते हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आ रहा है। इसी के बेसिस पे आप तीन इक्वेशन, तीन अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि चार इक्वेशन है, चार अननोन है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं दिस रूल कैन बी जनरलाइज, दिस रूल कैन बी जनरलाइज फॉर three equations, three equation, three unknown, three equation, three unknown, four equation, four unknown, four equation, four unknown, etc। पांच इक्वेशन, पांच अननोन भी हो सकता है। एंड इज नॉन एज क्रैमर्स रूल, नॉन एज क्रैमर्स
रूल, नोन एज क्रेमर्स रूल। अब हम लोग क्रेमर्स रूल पे आते हैं कि क्रेमर्स रूल क्या है। तो क्रेमर्स रूल for 3 equation and 3 unknown, 3 इक्वेशन 3 अननोन जब होगा, इफ a1x b1y c1z d1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2z d2 इक्वल टू 0, a3x b3y c3z d3 इक्वल टू 0। 3 अननोन 3 इक्वेशन। अब इस 3 अननोन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से। कैसे सॉल्व करेंगे इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आइए देखते हैं यहां से। देन बाय क्रेमर्स रूल, देन बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर रूल से हम लोगों को क्या मिलेगा तो जरा देखिएगा यहां से। x बाय, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, x बाय, तो ये इसको क्या करेंगे ढक लेंगे। ध्यान दीजिएगा, x का जो टर्म है उसको ढकेंगे, इधर जो रेस्ट बचा तो आइए क्रेमर्स रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देन बाय क्रेमर्स रूल, देन बाय क्रेमर्स रूल वी गेट x बाय। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, आप x वाले टर्म को ढकिए, जो रेस्ट बचा अननोन को छोड़ करके लिख दीजिए। b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3 माइनस y बाय। तो माइनस y बाय क्या लीजिएगा, अब y वाले टर्म को छोड़ दीजिए, a1 c1 d1 आएगा, a1 c1 d1 a2 c2 d2 a3 c3 d3 और z बाय। यदि हम लोग z बाय देखें तो z के टर्म को छोड़ देंगे, तो a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3 इक्वल टू -1 बाय। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ देंगे, a1 b1 c1 लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जरा देखिएगा, अब इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कैसे। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए जनरली वी कंसीडर करते हैं हम लोग डेल्टा वन, इसको हम लोग डेल्टा वन मानेंगे। b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3
डेल्टा 2। जरा देखिए यहाँ से A1 C1 D1, A2 C2 D2, A3 C3 D3। और देखें यहाँ से डेल्टा 3 क्या मिलेगा, A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3 एंड लास्ट में इसको हम लोग डेल्टा मानते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। Now here we get, अब हम लोगों को क्या मिलेगा, x बाय डेल्टा 1 माइनस वाई बाय डेल्टा 2 z बाय डेल्टा 3 माइनस 1 बाय डेल्टा। तो देखिए यहाँ से क्रैमर्स रूल से जब हम सॉल्व किए तो ये आया, और ये जो चारों डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा। कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं क्या सर इसको डेल्टा 1 मानना जरूरी है। आप यदि डेल्टा 1 इसको मानिएगा तो डेल्टा 2 मान लीजिए, इसको डेल्टा 3 मान लीजिए, लेकिन जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट एज इट इज रहेगा। आप किसी को डेल्टा मान लीजिए, किसी को डेल्टा 1 मान लीजिए, किसी को डेल्टा 2 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कंसेप्ट है ये नहीं बदलेगा। इससे हम लोग x y z निकालेंगे, आपको जो इच्छा करे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के अलावे आप मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसी तरीके से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मानते हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस डेल्टा 1 बाय डेल्टा। यदि y की बात करें तो y क्या मिलेगा, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा मिलेगा। और यदि z की बात करें तो z कितना आएगा, माइनस डेल्टा 3 बाय डेल्टा आएगा। इस तरीके से हम लोग x y z को फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया, ये हमारा z हुआ। ये तो बात हुआ इक्वेशन को सॉल्व करने का कि हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो आप इक्वेशन 3 अननोन 3 इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे थे उसमें एक नया कंसेप्ट आप सीख गए कि क्रैमर रूल से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के बाद यदि 3 अननोन 3 इक्वेशन है तो वह सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वह कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इस पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस कंसेप्ट पे हम लोग कुछ सवाल कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। और ये मेरे असाइनमेंट का प्रैक्टिस सेट 2 उसका पहला सवाल है। आइए देख पहला सवाल क्या कहता है, जरा देखें उसको हम लोग। पहला सवाल है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 14, 4y माइनस x इक्वल टू 4 बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल के अनुसार इसको सॉल्व करना है। आप इसको जो कॉमन मेथड है उस कॉमन मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, इसमें आप ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 14 है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे x को इसमें पहले लिखा गया है, ये x भी पहले लिखेंगे तभी सॉल्व करना आसान होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 4, देन बाय क्रैमर्स रूल, देन बाय क्रैमर्स रूल।
देन बाय क्रैमर्स रूल। वी गेट, क्रैमर रूल से हम लोगों को क्या मिलेगा जरा देखिए। चलिए इस पार्ट को मैं मिटा दूं। समझने में कहीं कोई परेशानी? तो आइए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें। क्या काम करेंगे? एक्स वाई, और यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि जितना भी तुम्हारा टर्म है वह इस तरफ ले आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस तरफ ले आएंगे। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा? एक्स वाई। जरा ध्यान दीजिए, एक्स के सारे टर्म को खत्म कर देंगे तो मिलेगा कितना? 3 माइनस 14, ये आपको मिलेगा कितना? 4 माइनस 4 और माइनस वाई बाय। अब देखिए ये क्या मिलेगा यहाँ से? 2 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 4, और ये आपका आएगा 1 बाय 2 3 माइनस 1 4। तो जरा देखिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लें कि कितना आएगा। ये कितना आएगा? -12 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? 56 आएगा, माइनस वाई बाय -8, अब माइनस कितना आएगा? ये 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब फिर माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपका 1 बाय 8 प्लस कितना आएगा? 3 आएगा। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को मैं ब्रेक करने के लिए बताया हूं कि किस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं। इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए जरा देखें यहाँ से एक्स वाई, ये कितना मिलेगा? यहाँ से ये जो आपका आएगा ये आएगा 44 माइनस वाई बाय कितना आएगा? यह -22, 1 बाय 11 आएगा। इस तरीके से यदि x की बात करें तो 44 बाय 11 4 आएगा, और y का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव को आप कैंसिल कर दीजिएगा, 22 बाय 11 तो 2 आएगा। x का जो वैल्यू आया वह कितना आ गया? 4 आ गया। y का जो वैल्यू आया वह 2 आ गया। आप यदि कॉमन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन मेथड से भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो जितना मेथड आप जान रहे थे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें एक नया मेथड ऐड हो गया। अब देखें हम लोग 2 अननोन 2 इक्वेशन का सवाल था तो बनाए। अब हम लोग देखते हैं जब 3 अननोन 3 इक्वेशन रहेगा तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 अननोन 3 इक्वेशन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 8, 3x माइनस 4y इक्वल टू 2, फिर आपका है 4y 2z इक्वल टू 3x बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आइए क्रैमर रूल के मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है पहले उसको लिखना है। क्या आपका दिया गया है? गिवन दैट 2x 3y माइनस z, और इसको इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड ले आएंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ से ये 3x माइनस 4y 0 इंटू जेड हम लोग लिख दें, क्योंकि डिटर्मिनेंट बनाने में सहूलियत मिलेगा।
0 इंटू जेड। जरा देखिएगा यहाँ पे ये सिस्टमेटिक नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड ले आएंगे। -3x प्लस 4y माइनस 2z, और ये तो आपका 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं। आइए अब हम लोग सॉल्व करें। देन बाय क्रेमर्स रूल, वी गेट, जरा आप लोग भी समझते जाएंगे। बताइए यहाँ से x है तो x को पहले क्या करेंगे, ढकेंगे। क्या मिलेगा यहाँ से, 3 - 1 - 8 -4 0 -2, ये क्या मिलेगा, 4 - 2 0 मिलेगा, -y, ध्यान दीजिएगा y वाले टर्म को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बचा कितना, 2 - 1 - 8 3 0 -2 -3 -2 0, फिर आपका z वाले को छोड़ देंगे, ये टर्म को छोड़ करके, तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2 3 - 8 मिलेगा, और ये मिलेगा 3 - 4 -2, ये आपका -3 4 -2 को छोड़ देंगे, 0 को लेंगे। मतलब z का जो कॉफिशिएंट है और z वाला जो टर्म है उसको हम लोग छोड़ देंगे। एक बार आप इसको मिला भी लीजिएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा है। रो कॉलम जो भी आप लिखे हैं, जैसे ये x है तो x वाले को छोड़ेंगे, 3 - 1 - 8 ठीक है, -4 0 -2 ठीक है, यहाँ से फिर 4 - 2 0, ये भी ठीक है। हम लोग y को क्या करें, ढक देंगे। y को ढकने के बाद 2 - 1 - 8 मिलेगा, 3 0 -2 मिलेगा, -3 -2 0 मिलेगा। अब z को हम लोग जब ढकेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 - 8 मिलेगा, 3 -4 -2 मिलेगा, -3 4 0 मिलेगा। अब जो बचा रेस्ट वह क्या बचा, तो ये हो जाएगा क्या, -1, तो -1 जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब ये मिलेगा कितना, 2 3 -1 3 -4 0, फिर क्या हो जाएगा, -3 4 -2। तो इस तरीके से हमारा एक्स वाई आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा दूं। आइए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट है उसको लेट डेल्टा वन जो हमारा आएगा वह कितना आएगा, 3 - 1 - 8 -4 0 -2 4 -2 0। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब एक्सपेंड आप करेंगे तो ये कैंसिल, ये मिलेगा 0 -4 -1, ये कैंसिल, ये मिलेगा 0 + 8 -8, ये कैंसिल 8 - 0। ज़रा देखिए यहाँ से -12 माइनस कितना होगा, +8 होगा, और ये -64 होगा। ज़रा देखिए यहाँ से ये कितना आएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ से ये 7 होगा +8, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से -68 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टू किसको मानेंगे, y वाले को, 2 - 1 - 8 3 0 -2
-3 -2 0। इसको भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग जरा एक्सपेंड कीजिए, कितना आ रहा है, ये कैंसिल, 0 -4 -1, इसके अलोंग ये कैंसिल, इसके अलोंग ये कैंसिल, 0 -6 मिलेगा, -8 ये कैंसिल, -6 -0। जरा देखिए कितना आता है, -8 माइनस प्लस -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। तो ये कितना आ जाएगा, 34 आएगा। डेल्टा 2 का जो वैल्यू आ रहा है वह 34 आ रहा है। डेल्टा 3 का वैल्यू हम लोग निकाल करके देखें, डेल्टा 3 क्या आ रहा है। डेल्टा 3, चलिए ये आपका है 2 3 -8, 3 -4 -2 -3 4 0। इसको भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल, 0 +8 -3 0 -6 -8 ये कैंसिल, 12 -12 ये आ गया 16 + 18 और ये तो आपका 0 मिलेगा। इस तरीके से देखें तो 34 मिलेगा। और यदि डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कितना आएगा, 2 3 -1 3 -4 0 -3 4 -2। तो यहाँ से डेल्टा हम लोग लिखे और ये हम लोगों को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, क्या मिलेगा, ये कैंसिल, तो 8 -0 -3 -6 -0 -1 ये कैंसिल, तो ये आपका 12 -12 मिलेगा। तो ये 16 आ रहा है। अब प्लस 18 मिलेगा, ये आपका 0, तो ये आपका आ गया 34। अब जरा देखें, नाउ वी हैव x बाय डेल्टा 1 माइनस y बाय डेल्टा 2 z बाय डेल्टा 3 -1 बाय डेल्टा लिखेंगे। ये डेल्टा 1 माने थे, डेल्टा 2 माने थे, डेल्टा 3 माने थे और डेल्टा, तो चारों का वैल्यू आ गया। अब इस चारों के वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। आइए, यहां से आपको मिलेगा x बाय डेल्टा 1 का वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले हैं, -68 माइनस y डेल्टा 2 का वैल्यू 34। तो यहां से डेल्टा का जो वैल्यू है वो हम लोग देख लें कितना आया है। और यहां से z बाय डेल्टा 3 का वैल्यू 34 और -1 बाय डेल्टा का जो वैल्यू आया है वह 34 आया है।
तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x जो हम लोगों को मिलेगा वह कितना मिलेगा, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 68/34 2 मिलेगा। यदि y की बात करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा। यदि z की बात करें तो -1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया और z का वैल्यू -1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग x, y, z के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। 3 अननोन 3 इक्वेशन रहेगा तो भी हम लोग क्रैमर रूल से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि 2 अननोन 2 इक्वेशन है तो भी हम लोग क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे हम लोग चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम लोग उस पर बात करेंगे। उसमें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इस विषय पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको कहते हैं, एक से ज़्यादा इक्वेशन यदि मान लीजिए कहीं पे है तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। उसमें 2 तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। तो आइए पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर उस विषय पे हम लोग आएंगे, बात करेंगे। तो हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a set of equations generally with 2 or more equation, 2 or more equation and 2 or more unknown is called system of linear equation। 2 से ज़्यादा a set of equation generally with 2 or more equation and 2 or more unknown, 2 इक्वेशन 2 अननोन, कितना 2 इक्वेशन 2 अननोन रहे या 3 इक्वेशन 3 अननोन रहे, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आइए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लें। That is x plus 2y equal to 5, 2x minus y equal to 10 is a system of equation, is a system of equation with 2 unknown। यहां पे आपका क्या है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ऐसा भी हो सकता है 2x plus 3y plus z equal to 1, x minus y plus z equal to 5,
ये भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है। इज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन विच 2 इक्वेशन and 3 unknown, 2 equation and 3 unknown, 3 इक्वेशन 3 अननोन है। अब हम लोग बात करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। homogeneous system of इक्वेशन। होमोजेनियस किसको कहते हैं? एक होमोजेनियस होता है, एक नॉन होमोजेनियस होता है। यदि कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं इफ constant term of each equation of a system of equation is 0, then it is called homogeneous system of equations। फॉर एन एग्जाम्पल्स देखें हम लोग, x + y - z = 0, 2x - y + z = 0, x - 2y + z = 0 is homogeneous system of equation of 3 unknown। यहाँ पे 3 अननोन है। अब हम लोग बात करें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। If at least one constant term of equation, if at least one constant term of system of equation, system of equation is non-zero, then system of equation is known as non-homogeneous
सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए आप इसको नोट कीजिए।